आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। देखो, हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। हम किसी चीज को नाप रहे हैं और तौल रहे हैं। ये क्या है, तराजू है। इस तराजू की सहायता से हम परंपरा को नापेंगे। आखिर परंपरा है क्या चीज? मैंने ठीक लिखा है, सिर्फ 10 लाइन और सारा क्वेश्चन खत्म। इसको इस तरह से मैंने डिजाइन किया है कि तुम 10 लाइन पढ़ लोगे तो इससे अगर 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। फ्री टेस्ट है, आप asanbiharboard.co.in पे जाइएगा, वहां फ्री टेस्ट दीजिएगा। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है मैट्रिक के साथ करें नौकरी की तैयारी। मैंने इस तरह से किसी चीज को डिजाइन किया है कि अगर आप 10वीं की परीक्षा के बाद कंपटीशन में बैठते हैं तो भी आप कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे। तो चलो हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। चलो देखते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। क्या करता है, निराला की साहित्य साधना और निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ, ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। समझते हैं इस लाइन को क्या करता है। सबसे पहले देखो, लेखक का नाम क्या है, रामविलास शर्मा। किस चीज के लेखक हैं, परंपरा के मूल्यांकन के। ये चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। ठीक है। और ये जो परंपरा का मूल्यांकन है, ये क्या है, निबंध है। पूछता है क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, निबंध। तो इस निबंध के अलावा रामविलास शर्मा ने एक और किताब लिखा है। क्या लिखा है, निराला की साहित्य साधना। बहुत सारा बुक लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने केवल इसको डाला है। इनका जन्म हुआ था, तो अब सवाल है कि किस स्थान में इनका जन्म हुआ था, तो उस जगह का नाम है ऊंच गांव सानी। अब जन्म हो गया, जगह हो गया, अब सवाल है कब हुआ था, तो आंसर है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। इसी से 5 क्वेश्चन पूछेगा। निराला की साहित्य साधना की कौन है, कब जन्म हुआ था, कहां हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन होता है, जो इस अभी हम लोग 10 मिनट के बाद उसको बनाएंगे। तो चलो अगला लाइन देखते हैं क्या है। कहता है, लेखक 1949 से 1953 ईस्वी तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखो, इस चीज को समझो पूरा। अगर तुम इस लाइन को समझ जाते हो तो तुम पूरा चैप्टर को समझ जाओगे। क्या है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ कि ये क्या रहे, महामंत्री रहे। मतलब ये ऐसा लेखक संघ है जो प्रगतिशील है। हमारा देश उस समय आजाद हुआ था, हम कई सारी बुराइयों से जकड़े हुए थे, हमारे समाज में कई बुराइयां थी। उन सभी बुराइयों को दूर करने का काम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, क्रांतिकारियों ने किया, कवियों ने किया, साहित्यकारों ने किया, नौकरशाहों ने किया और आम जनता ने भी किया। तो यहाँ पर क्या है, कैसा लेखक संघ है, वो ऐसा लेखक संघ है जो क्या है, प्रगतिशील है। ठीक है। उसके ये क्या रहे हैं, उसके ये महामंत्री रहे हैं। उसके ये क्या रहे, महामंत्री रहे। कब से कब तक रहे हैं, 1949 से 1953 ईस्वी तक। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। 1949 से भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है। हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे और जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे 1949 में क्या क्या हुआ था। अभी फिलहाल इतना ही रहते हैं। फिर क्या है, लेखक के अनुसार। जब हम लेखक की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं रामविलास शर्मा की। कहता है, इनके अनुसार जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से देखो। कहता है ना, लीके लीक तीन चले शायर सिंह सपूत, लीके लीक तीन नहीं चले। कहा जाता है लीक से हटके कौन चलता है, सिंह सपूत, है ना, शायर। ये लीक पर देखो, इस चीज को फिर से समझो, लकीर के फकीर। अब देखो लकीर के फकीर का क्या मतलब है, एक आदमी उस रास्ते पे चला है तो हम सब क्या करते हैं, उसी धर्रे पर चलने लगते हैं, तो वो हुआ लकीर के फकीर।
हमने अपना कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। एक व्यक्ति अगर एक तरीका से सफल हुआ तो सारा लोग वो तरीका अपनाने लगा। इसको अब और अगर ध्यान से देखना है तो इसको समझो। कोई जगह है, वहां कोई होटल नहीं है, एक व्यक्ति आता है, वो होटल खोलता है, उसका होटल चल पड़ता है। फिर उसके को देखा देखी 5-6 लोग और आते हैं, वो उसके बगल में ही होटल खोलते हैं, तो वो हो गया लकीर के फकीर। लेकिन पहला व्यक्ति जो था, वहां होटल नहीं था, वो आया, उसने जजमेंट किया यहाँ खाना की आवश्यकता है, उसने जो होटल खोला वो लकीर का फकीर नहीं है। तो वही कह रहे हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है मतलब अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। और वैसा लोग क्या होता है, जो लकीर का फकीर नहीं होता है, वो रूढ़ियां तोड़ता है, समाज में जो बुराइयां हैं उसको वो क्या करता है, तोड़ता है। और किस साहित्य की रचना करता है, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है। कहता है ऐसे लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यहां एक लाइन है, उसको समझो, क्या है, क्रांतिकारी साहित्य की रचना। देखो, क्रांति और सुधार में एक बेसिक डिफरेंस है, समझो। क्रांति क्या है, सुधार क्या है। एक तरफ गांधी जी थे, दूसरी तरफ क्या था, भगत सिंह था, सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी भी सुधार लाए और भगत सिंह भी सुधार लाए और सुभाष चंद्र बोस भी सुधार लाए। दोनों के तरीके में अंतर क्या था। लोग कहते हैं एक हिंसा का सहारा ले रहा था, दूसरा अहिंसा का सहारा ले रहा है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं। वो क्रांति की बात करते थे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी क्रांति की बात नहीं करते थे, वो सुधार की बात करते थे। तो सुधार क्या होता है, धीरे धीरे आता है। अगर तुम अपने आचरण को सुधारना चाहोगे तो वो धीरे धीरे आता है, और जब वही सुधार एकाएक आ जाए, एक झटके में आ जाए, तो उसको हम क्रांति कहते हैं। तो वही कहता है एक झटके में सुधार लाना है, समाज की सारी बुराइयों को एक झटके में खत्म कर देना है, फिनिश। तो वैसे लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्यों परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्या हमसे पहले भी कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने सुधार करने का प्रयास किया, वो अगर असफल हो गए तो वो कैसे असफल हो गए, कौन से ऐसी कारणें थी जिसके कारण वो असफल हो गए, यही चीज वो कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास क्रम में समाजवादी सभ्यता पूंजीवादी सभ्यता से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अगर तुम समझ जाओगे तुम इकोनॉमिक्स समझ जाओगे। और पूंजीवादी सभ्यता सामंती सभ्यता से अधिक प्रगतिशील है। देखो, यह जो चैप्टर है यह हिंदी के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर संभाले हुए। इसका 2-3 लाइन ऐसा है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। सबसे पहले हम समझते हैं सामाजिक विकास क्रम। देखो, विकास की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम पैसे की बात करते हैं, कहता है नहीं, सामाजिक विकास क्रम, उसका आर्थिक भी विकास हो रहा है, समाज का भी विकास हो रहा है। अगर समाज का विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास ऑटोमेटिक होता है। सामाजिक विकास क्रम में संस्कृति का भी विकास, सभ्यता का भी विकास, लोगों का एक दूसरे से बर्ताव करने का विकास, सारा चीज आता है। तो कहता है सामाजिक, देखो 3 व्यवस्था है। एक व्यवस्था का नाम है समाजवादी, दूसरा का नाम है पूंजीवादी, तीसरा का नाम है सामंती सभ्यता। अब अगर समझो, सबसे पहले हम सामंती सभ्यता की बात करते हैं। सामंती सभ्यता का मतलब है जमींदारों का सभ्यता, राजाओं का शासन, जमींदारों का शासन। और पूंजीवादी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो समझो अडानी का शासन, अंबानी का शासन। और जब हम समाजवादी सभ्यता की बात करते हैं तो हमारा शासन, जो लोकतंत्र है, ठीक है, ये हो गया समाजवादी। तो कहता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहां ये क्या कहता है, ये कहता है समाजवादी, इस पे हम लिख रहे हैं, इसको समझो। कहता है समाजवादी जो है वह बेहतर है किससे, पूंजीवादी से। किससे बेहतर है, पूंजीवादी से, ये कहना चाह रही है, ठीक है। तो इसको हम, और पूंजीवादी बेहतर किससे है, सामंती से। तो जमींदारों का जो शासन है वो क्या है, सबसे खराब है। उससे बेहतर क्या है, पूंजीपति, फिर उससे बेहतर क्या है, समाजवादी। ये चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, कहता है समाजवादी सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है, हम जो चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो सबसे बेहतर सभ्यता है। उससे थोड़ा सा अच्छा सभ्यता क्या है, पूंजीवादी सभ्यता, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। अमेरिकी की जो सभ्यता है वो पूंजीवादी सभ्यता है। और हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, समाजवादी है। यहाँ पूंजीवादी लोग भी हैं और समाजवादी लोग भी हैं। और ये क्या है, सामंती सभ्यता से अधिक प्रगतिशील है। अब क्या कहता है, अब कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए
उसकी सापेक्ष स्वाधीनता को स्वीकार करता है। इसको समझना है। लोग कहता है पैसा जीवन में आवश्यक नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, लेकिन यह व्यक्ति कहते नहीं, यह गलत बात है। पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, उतना आवश्यक नहीं है जितना हम उसके पीछे भागते हैं। कहता है ये हमारे लिए आवश्यक है, और उनका कहना है कि हम पैसे के सापेक्ष स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि हम पैसा के अधीन हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो ये चीज वो कैसे मानते हैं? कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यहां एक शब्द है, क्या शब्द है? भौतिकवाद। अभी जो हम प्रभावित हैं, भौतिकता क्या है? ये स्मार्ट बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, कैमरा चाहिए, ठीक है, जीने के लिए फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, ये सारा चीज हो गया तुम्हारा भौतिकवाद। और कहता है इसमें द्वंद्व हो रहा है, क्या हमको पैसा की आवश्यकता है, क्या हम ये खरीदें या ये हम नहीं खरीदें, क्या हमारे लिए कमाना आवश्यक है या हम सो करके अपना जीवन गुजार दें। तो यही वह द्वंद्व चलता है। कहता है ये मनुष्य की चेतना को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमें यह महसूस होता है कि पैसा कमाना आवश्यक है तो हम काम करते हैं, अगर हमें यह लगता है कि पैसा कमाना आवश्यक नहीं है तो हम काम नहीं करते हैं। यानी यह मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है। कैसे? तो आर्थिक रूप से। पैसा का मतलब हो गया आर्थिक रूप से। और ये कहता है हम इसके स्वाधीन हैं, हम इसके अधीन हैं, ये जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। क्लियर हो गया? फिर यहीं पर ये कहते हैं भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, जो आने का होगा वो चल कर आएगा और जो जाने का है वो आकर के चला जाएगा। तो इनका कहना ये भाग्यवाद नहीं है कि हम भाग्य के भरोसे रहें, हमें जीवन में पैसे की आवश्यकता है और हम भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। ये इनका विरोध करते हैं। इनका कहना है सब कुछ जीवन में जो कुछ भी हमें मिलने वाला है, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर दुनिया को चला रहे हैं, यह बात सही है, ईश्वर दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? हमें कुछ अधिकार दिए हैं। इसको और अच्छे तरीके से अगर समझना है तो समझो, दो स्टूडेंट है ए और बी, ठीक है, ए भी पढ़ रहा है और बी भी पढ़ रहा है। तो यह कोई जरूरी नहीं है ए तेज है, ठीक है, ए भी पढ़ रहा है बी भी पढ़ रहा है। ए को 30 नंबर लाया, अगर बी को 20 नंबर आ जाए तो ये आगे बढ़ गया बी से। लेकिन अगर बी को 30 नंबर हो जाए, अगर बी को 35 आ जाए तो बी फर्स्ट कर गया। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। अगर एक को ज्यादा नंबर आ जाएगा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर दूसरे को ज्यादा आ गया तो पहला कम हो जाएगा। यही चीज ये कहता है। तो वही कहता है कि परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। जैसे हम टॉप करने के लिए पढ़े, देखो 60% सब कोई ला सकता है, 100% भी सब कोई ला सकता है, लेकिन अब सवाल है कि रोल नंबर 1 क्या हो। तो ये डिपेंड करता है क्लास में अगर 30 लड़के पढ़ रहे हैं तो 29 कैसे पढ़ रहे हैं। अगर 29 नहीं पढ़े तो कोई एक भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। अब 30 पढ़ रहे हैं तो जो ज्यादा पढ़ेगा वो टॉप करेगा। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है। ये कहते हैं मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक का मतलब हुआ द्वंद्व चलता है, द्वंद्व मतलब लड़ाई। मनुष्य और परिस्थितियों का, ये मनुष्य है और ये परिस्थिति है। यानी मनुष्य परिस्थिति को प्रभावित करता है और परिस्थिति मनुष्य को प्रभावित करता है। ठंड का महीना आ चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है, तो लोग क्या करेंगे? अब कपड़े पहनेंगे और खुले दे नहीं रहेंगे। और क्या हुआ? ठंड का मौसम आ गया तो ठंड को मात देने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? ठंडी के कपड़े पहन रहा है। तो यही बात मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक है। अब ये सब हम लोग साहित्य के हिसाब से देख रहे हैं तो समझते हैं। कहता है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। कहता है ये जो साहित्य है, जो क्रांतिकारी साहित्य का रचना कर रहा है, समाज में बदलाव ला रहा है, इसमें हमें कैसे लोगों की आवश्यकता है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की आवश्यकता है। क्योंकि जिसके अंदर प्रतिभा होगी वही तो समाज को प्रभावित करेगा, और वो समाज को प्रभावित करेगा तो सामाजिक विकास होगा। तो कहता है किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि कैसे, तो वो एक सोवियत समाज का उदाहरण देते हैं। जब हम सोवियत समाज की बात करते हैं तो हम रूस की बात करते हैं, जब वहां क्रांति होती है, ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में, और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना होती है। तुम लोग क्लास 10 के इतिहास की बुक में भी इसको पढ़ोगे। तो वो कहते हैं
हमारा जो सोवियत समाज है वो जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। देखो, रूस में क्रांति होने से पहले जार का शासन था। जार के शासन में क्या था, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता थी, वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे, और जो आम जनता थी वो दुख का जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब क्रांति होती है तो सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में चली आती है। अब क्या होता है, समाज में सभी तबके के लोग समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई दुख और कष्ट में नहीं है। तो वही वो कहते हैं कि सोवियत समाज क्या है, जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। ठीक है, आगे देखो, समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है और जातीय स्मृति के दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्न है। इसको अच्छे से समझो, यहाँ दो शब्द हैं, क्या है, विच्छिन्न, दूसरा शब्द क्या है, अविच्छिन्न। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और ओ लग के हम क्या करते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। विच्छिन्न मतलब अलग, और विच्छिन्न मतलब सटा हुआ या सटा हुआ है। तो देखो कहता है सामाजिक व्यवस्था के विचार से, देखो जैसे जैसे इतिहास का कालक्रम हम देखते हैं, अगर इतिहास को हम देखते हैं तो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आता है। ठीक है, लोग पहले शिकार करके खाना खाते थे, आज घर में बना के खाते हैं। लोग को आग जलाना सीखे, आज गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं। तो कहता है ये विच्छिन्न है, यानी अलग अलग है, सामाजिक विकास हो रहा है। लेकिन जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्न है। कहने का मतलब जाति पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, आज भी लोग जाति में बटे हुए हैं, कबीले में बटे हुए हैं। अगर 2000 साल पहले उसकी जाति की यह पहचान थी तो आज भी वह उसी से जुड़ा हुआ है, यानी जाति में कोई अंतर नहीं आया है। जैसे उदाहरण के लिए ये कहते हैं, अगर जारशाही रूस के टोलस्टे, ये जो टोलस्टे हैं कवि, ये लेखक जो भी हैं, ये जारशाही रूस में थे। क्रांति से पहले जो जार का शासन था उस समय, फिर इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्रांति होती है। तो उस समय के लोग इसको पढ़ते थे, लेकिन क्रांति के बाद भी रूस के लोग आज भी इसको पढ़ते हैं, आज भी। तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो टोलस्टे को अपना व्यक्ति मानते हैं, उसको लगता है कि इन्होंने रूसी संस्कृति के हिसाब से रचनाओं को लिखा है। तो ये सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं। हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते, हम रामायण पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को उससे ज्यादा निकट पाते हैं। सामाजिक व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती है, वरन और पुष्ट होती है। इसको हम आरक्षण के हिसाब से देखते हैं। हम अपने देश में जो हमारे यहाँ आरक्षण है, देखो क्या हुआ, 1990 में अपने यहाँ आरक्षण लागू हुआ और पिछड़ों को भी आरक्षण मिला। आरक्षण लागू होने से क्या हुआ, हिंदू अस्मिता और मजबूत हो गई। पहले जो लोग हिंदू की बातें नहीं करती थी, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो भी आज अपने आप को हिंदू पहचान से एक दूसरे को देखते हैं, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, कोई छोटा अलग अलग जात होने के बजाय। तो क्या हुआ, सामाजिक व्यवस्था कायम हुई। आरक्षण होने के बाद क्या हुआ, एक तरह से सामाजिक व्यवस्था कायम हुई, सभी लोगों को अधिकार मिला, सब बराबरी में आ गए। उससे क्या हुआ, जातीय अस्मिता खंडित नहीं हुई। लोगों की जाति ऐसा नहीं हुआ कि अगर यादव को आरक्षण मिल गया, वो किसी पोस्ट पे आ गया, कुर्मी का आरक्षण मिल गया, किसी पोस्ट पे आ गया, ठीक है, तो जातीय व्यवस्था खंडित नहीं हुई, वरन और पोस्ट हो गई, और वो लोग मजबूत हो गए, उनकी एक और पहचान हो गई, मैं ये हूँ। वो गर्व से अपना टाइटल लगाने लगे, जो वो पहले नहीं लगाते थे, और धीरे धीरे जातीय अस्मिता मजबूत होती गई। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पीपीटी में बताऊंगा, लेकिन तुम लोग क्या करना, तुम लोग जाना वेरी गुड। ये असम बिहार बोर्ड.co.in नामक वेबसाइट है जो मेरे द्वारा बनाई गई है तुम लोगों के लिए। तुम लोग क्लास 10 पे क्लिक करना, वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट आएगा, उस पर जाकर के टेस्ट देना। यहाँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम देख रहे हो, लेकिन तुम क्या टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें क्या रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पे मैं उसको मॉनिटर करता हूँ। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम वहाँ से मुझे मैसेज करना, नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, असम बिहार बोर्ड.co.in है, यहाँ पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ये लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा, और मोबाइल में जब तुम खोलोगे तो इस तरह का मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, अग्निवीर कैसे बने, सारी वीडियो इस पे बनी हुई है, तुम जाके वहां देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, गुड। अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज में आ गए। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। पहला लाइन ही था, निराला की साहित्य साधना के लेखक है ना, उच्च गांव सैनी। क्या नाम है, उच्च गांव सैनी में हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा,
उच्च गांव सैनिक, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? उच्च गांव सैनिक। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर उच्च गांव सैनिक। क्या हो जाएगा? 2 नंबर उच्च गांव सैनिक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 6 नंबर स्लाइड में बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? हमने लिखा था ना, बीच में लिखा हुआ था भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता है। ये लाइन मैंने लिखा था ना, हाँ मैंने लिखा था। तो क्या किसका है ये? परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। अब हम लोग 7वां नंबर स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912 और 1914। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1912। कब हुआ था इनका? प्रथम विश्व युद्ध से 2 वर्ष पूर्व 1912 ईस्वी में हुआ था। 8वां नंबर स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। क्या है? निबंध। हम लिखे थे ना, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार और निबंध परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म उच्च गांव सैनी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। तो हमने लिखा था परंपरा का, आगे हम लिख दिए थे निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, व्यंग, संस्मरण। देखो एक ही क्वेश्चन को क्या किया है? 2 तरीके से पूछा गया है। वो पहला क्वेश्चन था और ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। क्लियर हो गया। 10वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। क्या था? जो लकीर के फकीर ना होकर के क्रांतिकारी समाज की रचना करना चाहते हैं, ठीक साहित्य, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यही लाइन लिखा हुआ था ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। 11वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जारशाही कहाँ थी? ये इतिहास का क्वेश्चन है जो हिंदी में भी पूछा है। तो रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। कहाँ था? रूस में। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, जयश्री, रामविलास शर्मा। क्या नंबर हो जाएगा? 4 नंबर, रामविलास शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? रामविलास शर्मा, 4 नंबर। ठीक है, वेरी गुड। 13वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है, निर्णायक भूमिका। लाइन था, हमने कहा था इसको याद कर लेने के लिए। यहाँ खाली जगह पे क्या आ जाएगा? निर्णायक। क्या आंसर आ जाएगा? निर्णायक। वेरी गुड। 13 नंबर हो गया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय व्यवस्था अविच्छिन्न थी, जातीय अस्मिता और मजबूत हुई थी। क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आंसर? अविच्छिन्न। 15वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता, समाजवादी व्यवस्था, प्रयुक्त सभी। पूर्ण ज्ञान तो किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। सबसे बेहतर व्यवस्था कौन थी? समाजवादी। फिर क्या था? पूंजीवादी। फिर क्या था? सामंती। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसमें संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। 3 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। वेरी गुड। 16वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? 1949 से 1953 तक। 2 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। 1949 से 1953 ईस्वी तक। 17वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को, या चेतना पढ़ना, चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। इसका तुमको व्याख्या करने के लिए भी कहेगा, तो जो सब मैंने बोला उसको तुम लिख देना। इसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में तुरंत आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? पूंजीवादी सभ्यता को। क्या आंसर हो जाएगा? पूंजीवादी सभ्यता। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था समाजवादी जो है वो बेहतर है पूंजीवादी से। क्या बोला था? समाजवादी बेहतर है पूंजीवादी से और पूंजीवादी बेहतर है सामंती से, मैंने ऐसा कहा था। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है सामंती सभ्यता से कौन बेहतर है। तो सामंती सभ्यता से यहाँ कौन बेहतर है? पूंजीवादी। यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध क्या है? द्वंद्वात्मक है। मनुष्य परिस्थिति को प्रभावित करता है और परिस्थिति मनुष्य को प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? द्वंद्वात्मक। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टोल्स्टॉय, हॉलीवुड, थॉमस हार्डी, वॉल्टर स्कॉट। टोल्स्टॉय। कौन हो जाएगा? टोल्स्टॉय। कौन है? टोल्स्टॉय। 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है जित जित मैं निरखत हूं। अब हम लोग क्या करेंगे? जित जित मैं निरखत हूं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, मैट्रिक के साथ हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे। चलो इसको देखते हैं, अगले वीडियो में इसको हम देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इस पर तुम लोग को सफलता प्रदान करें। आज के लिए इतना ही रहे। अगली वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। धन्यवाद। हमारा अध्याय है 8। ये 8वां नंबर अध्याय है जिसको हम पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। 7 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं और इस अध्याय का क्या नाम है? जित जित मैं निरखत हूं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज है जिनके बारे में मैं पढ़ूंगा और सिर्फ 5 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? खत्म। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है? 5 लाइन में समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हम उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और नौकरी के साथ हम क्या करेंगे? कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे। इस चैनल का ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। पाठ को पढ़ते हैं। गुड, चलो देखते हैं। तुम लोग क्या करो? वीडियो को पॉज करो और इसको उतार दो। तुम लोग भी इसको उतार लो। क्या है? पहला है कथक नृत्य के पर्यायवाची। कथक नहीं, कथक। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी प्राप्त करने वाले जित जित में निरखत हूं के लेखक पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ के जैफरीन अस्पताल में हुआ था। बहुत बड़ा हमने लिख दिया है। इसको हम 8 लाइन 10 लाइन में भी लिख सकते थे, तो मैंने क्या किया? एक ही लाइन में लिख दिया। समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है कथक नृत्य, ये बहुत क्वेश्चन में पूछता है। कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आंसर होता है उत्तर भारत। ये उत्तर प्रदेश से ज्यादातर संबंधित है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी काफी पूछता है। तो कहता है कथक नृत्य के पर्यायवाची, यानी जब हम कथक नृत्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज का। ये इसके बहुत ही फेमस नर्तक थे। और ये किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने। देखो पहले क्या होता था, जो कलाकार होते थे उनको राजा लोग क्या करते थे? प्रोत्साहन देते थे। तो वो किसी न किसी घराने से जुड़ जाते थे। तो उस घराने के क्या थे? ये वंशज हैं, वहीं से उसी घराने के ये वंशज हैं। और पीढ़ी की अगर हम बात करें तो ये 7वीं पीढ़ी के थे कलाकार। इनके पहले पिता थे, पिता के पहले दादा थे, दादा के पहले उनके पिता थे। उस हिसाब से इनका क्या था? 7वां पीढ़ी था, यानी इसके पहले 6 पीढ़ी इनकी गुजर चुकी थी। और 27 साल की उम्र में इनको जो है, मात्र 27 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग नौकरी लेता है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी प्राप्त करने वाले, इनको मात्र 27 साल की उम्र में ही संगीत नाटक अकादमी दे दिया गया था, जिस उम्र में लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। तो तुम इनकी प्रतिभा का अंदाजा
लगा सकते हो। और ये जो पाठ है उसका नाम क्या है? जित जित मैं निरखत हूं के लेखक पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को, 14 फरवरी नहीं, 4 फरवरी। और ईस्वी कौन है? 1938 ईस्वी है। कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने के थे तो लखनऊ में ही जन्म हुआ था। और घर में नहीं हुआ था, अस्पताल में हुआ था। उस अस्पताल का क्या नाम था? जफरीन अस्पताल था, वहां पे हुआ था। इसी से 7-8 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। महाराज, जब हम महाराज का बात करते हैं तो किसी राजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम संगीत के राजा की बात कर रहे हैं। और संगीत में, संगीत नहीं, कथक नृत्य के राजा की बात कर रहे हैं। और कथक नृत्य के वो राजा कौन है? पंडित बिरजू महाराज की बात कर रहे हैं। कहता ये जो महाराज हैं ये खुद को, यानी अपने आप को अपने पिता का शागिर्द मानते थे। यानी ये जो महाराज थे, ये इनसे जब पूछता था आपके गुरु कौन है, ये कहते थे मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं। शागिर्द मतलब चेला। ये अपने आप को किनका शागिर्द मानते थे? महाराज खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे। तथा इसके अलावा अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचते थे। देखो, पिता से इनको ट्रेनिंग मिली नृत्य की, तो ये जो नाचते थे, 3 व्यक्ति नाचते थे, इनके साथ 2 और व्यक्ति नाचते थे। नाचने में इनके एक पिता थे, और पिता के अलावा दूसरा कौन थे? इनके चाचा थे। और चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। इनके साथ नाचते थे। एक बार ये कहानी लिखते हैं, बहुत सारी कहानी का पाठ है, उससे क्वेश्चंस कम है तो ज्यादा मैंने इस बात को नहीं लिखा है। एक बार क्या है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो हमारे देश का ये प्रॉब्लम है, हम धर्म के आधार पर हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में दंगे होने लगते हैं। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। हम लोग को संविधान को मानना चाहिए, संविधान के बनाए हुए तौर तरीके के अनुसार रहना चाहिए। तो कहता है आदि भी बहुत दंगा होता है। तो कहता है एक बार जब ये जीवित थे तो दिल्ली में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा होने लगा। तो जब दंगा होता है तो क्या होता है, बहुत हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, लोगों की जान की हानि होती है, बहुत महिलाओं के साथ गलत आचरण किया जाता है, ये सब खराब बात है। तो कहता है जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे, तो जो शरीफ लोग था उनके अंदर डर पैदा होता है, तो डर के मारे पंडित बिरजू महाराज और कौन, उनकी अम्मा, अभी तक हमने पिता और चाचा की बात की थी, उनकी माँ की बात नहीं की थी, तो उनकी अम्मा कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए, जहाँ उनका घर था। कहाँ जाएंगे, अब ऐसे जहाँ घर होता है लोग वहां जाते हैं। अगर कोई लोग, जैसे कोरोना में सभी लोग शहर में बसे हुए थे, जब विपरीत परिस्थिति आया तो सब अपने गांव की ओर लौटे। कहता है जब महाराज 9.5 साल के थे, ध्यान रहे 9.5 साल के, उनका उम्र कितना था, मात्र 9.5 साल था, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मात्र 9.5 साल में। तो दिक्कत हुआ, तो उसके बाद वो लोग कई जगह गए। एक जगह वो कहाँ गए थे, नेपाल गए थे। वे लोग कहाँ चले गए थे, उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था, झुमकलाल करके, उसके यहाँ वो कहाँ चले गए थे, नेपाल। वो जगह झुमकलाल करके कहाँ रहता था, नेपाल में रहता था। यही है, तब हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट है assambiharboard.co.in पर, यहाँ पर जाकर के आप टेस्ट देखिए, बहुत सारा वीडियो है, क्लास 12 का भी, 12 का भी है, क्लास 10 का भी है, 12 का भी, इंग्लिश का भी है, सारा चीज का है। आप जा करके इसमें टेस्ट को दीजिए। मैं वहाँ पे से इसको मॉनिटर करता हूँ, फिर कोई दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज कीजिए। फोन नंबर लिखा हुआ है, जीमेल है और बहुत सारा चीज है। तो वो तो लैपटॉप में दिखेगा, और अगर हम मोबाइल में आते हैं तो इस तरह का हमको दिखेगा, इस तरह से गूगल में हमको लिखना है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे बने हुए प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर स्लाइड है, क्या है प्रश्न, देखते हैं। क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस घराना के वंशज थे, बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के, जयपुर घराने के। तो क्या आंसर हो जाएगा, तुम सबको मालूम है, मैंने अच्छे से बताया है, अलग अलग घराना थे, राजा लोग क्या करते थे, प्रमोट करते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराने के। क्या आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराने के। 2 नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, बांसुरी वादन से। क्या था लाइन? पहला लाइन ही है, कथक नृत्य के पर्यायवाची। इसमें कहीं नृत्य है भी नहीं, तो कथक नृत्य रहता, अगर चौथा में रहता कथक नृत्य तो हम उसको मारते। क्या आंसर हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर स्लाइड में चलते हैं। 27वां नंबर स्लाइड में क्या है आंसर? देखो, वो क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं था, इस बार सेम क्वेश्चन आ गया। यानी एक ही चीज को कई तरीके से घुमा घुमा के पीछे पूछा जाता है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर कथक। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर कथक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में। आंसर हो जाएगा नर्तक के रूप में। क्या आंसर हो जाएगा? नर्तक के रूप में। अगला सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध है। देखो, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। यहाँ कथक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है कथक। ये जो तो है इसको हटा दो, कथक नृत्य से। क्या आंसर हो जाएगा? कथक नृत्य से। ये क्लरिकल मिस्टेक है। क्या है? क्लरिकल मिस्टेक है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं क्या है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? एक ही क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने इन सभी चीजों को डाला है। क्या आंसर हो जाएगा? कथक। 2 नंबर क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में, जब लोग नौकरी को प्राप्त करते या नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, 27 साल की उम्र में। अगला सवाल देखते हैं, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला? दादा से, बाबूजी से, नाना से और चाचा से। किससे मिला था? बाबूजी से। वो अपने आप को अपने पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज का क्या कहना था कि वो अपने आप को पिता का शागिर्द मानते थे। शागिर्द मतलब चेला। तो क्या आंसर हो जाएगा? बाबूजी से। दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? वही क्वेश्चन है, उसको दूसरे रूप में पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? पिता का। 1 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? पिता का। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल। जित जित मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, भाषण। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और वो जवाब देते हैं। जब तुम इसको पूछोगे तो लोग उनसे सवाल पूछता है और वो जवाब देते हैं। तो इसलिए क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो लाइन ये था कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नृत्य करते थे। तो शंभू महाराज उनके क्या थे? 3 नंबर चाचा। क्या थे? चाचा थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या है। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? वही क्वेश्चन है, उसको दूसरे रूप में पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, शंभू महाराज। क्या आंसर हो जाएगा? शंभू महाराज। अगला सवाल देखते हैं, क्या है। हलकारी का अर्थ होता है कलाकार, संदेशवाहक, हल जुटने वाला, गायक। देखो, हर में मैंने क्या किया, 1-2 कुछ चीजों को छोड़ दिया। मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि तुम भी कुछ किताबों को पढ़ो। सारा लोग किताब को पढ़ के ही सीखता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, संदेशवाहक। क्या आंसर हो जाएगा? संदेशवाहक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1935, 1936, 1937, 1938। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1938 में। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। देहावसान मतलब देह का अवसान। अवसान मतलब खत्म होना। सूरज का अवसान हो गया यानी सूरज ढल गया। देह का अवसान हो गया, देह खत्म हो गया यानी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 9.5 साल के। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, 9.5 साल के। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला तब उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी प्राप्त हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 27 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा? 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 7वीं पीढ़ी के।
के है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, दूसरा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 7वीं पीढ़ी के। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था? झुमकलाल करके। क्या नाम था उनका? झुमकलाल करके। लास्ट लाइन था वो झुमकलाल करके के यहाँ नेपाल गए थे। क्या आंसर हो जाएगा? झुमकलाल करके। अगला सवाल है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, पंजाब। कहाँ चले गए थे? लखनऊ। कहाँ चले गए थे? लखनऊ। अब हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।